15 अगस्त 1975 बांग्लादेश की आर्मी 32 थान मंडी में बने एक बंगले पर गोलियां बरसाते हुए अंदर दाखिल होती है। गोलियों की आवाज सुनते ही राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान कमरे से बाहर आते हैं। अपने घर में बंदूक लिए हुए सिपाहियों को गोलियां बरसाते देख उन्होंने आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फोन लगाया। शफीउल्लाह ने उन्हें घर से बाहर आने को कहा, लेकिन वो बाहर निकल पाते उससे पहले ही एक गोली उनके सीने के आर पार हो जाती है। शेख सीढ़ियों से लुढ़ककर जमीन पर आ गिरते हैं और इसके बाद वहां मौत का तांडव शुरू होता है। पहले बेगम मुजीब, फिर उनके बेटे जमाल, इसके बाद उनकी दोनों बहुओं और आखिर में उनके 10 साल के बेटे रसेल मुजीब को गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया गया। राष्ट्रपति के पूरे परिवार को खत्म करने के बाद उनकी डेड बॉडीज को घसीटकर ट्रक में डाला गया। शेख की बॉडी को टांगीपारा ले जाया गया और उनके पिता की कब्र के पास दफनाया गया। वहीं उनके बाकी के परिवार को एक गड्ढा खोदकर उसी में दफन कर दिया गया। बांग्लादेश में हुए इस कत्लेआम की खबर जैसे ही दुनिया में फैली, हर कोई हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये वही शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश को आजाद करवाया था। दुनिया उन्हें बंग बंधु के नाम से जानती थी और बांग्लादेश की जनता राष्ट्रपिता के नाम से। कहते हैं कि इस हमले ने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अगर कोई जिंदा बचा तो वो थी उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रिहाना। हसीना के पति डॉक्टर वाजिद एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और वो हसीना और रेहाना को लेकर जर्मनी गए थे। 15 अगस्त को ये तीनों ब्रसेल्स में थे जब हसीना को पता चला कि उनके पिता को गोलियों से भून दिया गया है। कुछ दिनों बाद उनके बाकी बचे हुए रिश्तेदारों का भी मर्डर कर दिया गया। कुल मिलाकर 18 लोगों की हत्या की गई ताकि बंग बंधु का नाम लेने वाला भी कोई ना बचे। लेकिन आज उन्हीं की बेटी शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई है। हसीना चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनी है। लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बनने वाली वो दुनिया की पहली महिला है। हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 299 में से 222 सीटों पर जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाई। लेकिन सवाल ये आता है कि कैसे? जब आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था तो हसीना जिंदा कैसे बची? कैसे वो बांग्लादेश की सियासत की सबसे ताकतवर बेगम को हराकर सत्ता में आई? क्यों अमेरिका के खिलाफ होने के बावजूद वो लगातार चुनाव जीतती रहीं? और कैसे डिक्टेटर का तमगा मिलने के बावजूद हसीना बांग्लादेश और दुनिया के लिए जरूरी है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है 2 बेगमों के झगड़े में, जिसका किस्सा सुनने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब बांग्लादेश को नई नई आजादी मिली थी। 26 मार्च 1971 बंग बंधु नाम से मशहूर ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग की लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग और आजाद देश बनाने की घोषणा की, जिसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश में कत्लेआम मचा दिया। तब भारत ने पाकिस्तान से जंग लड़ी और बांग्लादेश को आजाद करवाया। इस तरह 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 फाड़ कर दिए, लेकिन अलग देश बनने के बावजूद भी बांग्लादेश में शांति नहीं रही। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शेख मुजीबुर रहमान का साथ देने वाले कुछ लोगों को ये लगने लगा था कि मुजीब ने उन्हें उनके हिस्से का क्रेडिट नहीं दिया और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वही बांग्लादेश की आर्मी के कुछ अफसरों के मन में भी राष्ट्रपति बनने की हसरतें पल रही थी। इसीलिए उन्होंने तख्ता पलट करने की तैयारी की और 15 अगस्त को शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को ही खत्म कर डाला। ढूंढ तो वो हसीना और रेहाना को भी रहे थे, लेकिन इन दोनों ने भारत से मदद मांगी। जैसे ही इंदिरा गांधी तक ये बात पहुंची, वो तुरंत शेल्टर देने को तैयार हो गई। कहते हैं कि रो और इंदिरा ने हसीना को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा। शेख हसीना और उनका परिवार सालों तक नाम बदलकर दिल्ली में रहा। वहीं ढाका में उनके पिता के हत्यारे खुलेआम घूमते रहे। हसीना टूट चुकी थी, हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। बावजूद इसके एक दिन उन्होंने बांग्लादेश वापस लौटने का फैसला लिया। ये साल था 1981। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग के कुछ नेता शेख हसीना से मिलने पहुंचे। वो हसीना को राजनीति में आने के लिए मनाने लगे, लेकिन हसीना के परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उनके पति डॉक्टर वाजिद नहीं चाहते थे कि हसीना पॉलिटिक्स में आए। हालांकि हसीना के दिल में पिता की हत्या का गुस्सा था, इसीलिए उन्होंने अपने पति को राजी किया। वो बांग्लादेश वापस आई और इस बार आवामी लीग की प्रेसिडेंट बनकर। इतिहास बताता है कि ये वो दौर था
जब बांग्लादेश की जनता आर्मी की तानाशाही से परेशान थी। शेख हसीना ने इसका खुलकर विरोध किया। आर्मी ने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की और कई बार हाउस अरेस्ट भी करवाया, लेकिन हसीना बिना डरे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की पैरवी करती रहीं। उनकी इस लड़ाई को ताकत तब मिली जब उन्हें साथ मिला बांग्लादेश की एक और बेगम खालिदा जिया का। खालिदा जिया जिया उर रहमान की पत्नी थी, जो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। होने को तो वो शेख मुजीबुर रहमान के अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्हें लगता था कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उन्होंने देश के लिए जो किया उसका क्रेडिट मुजीब ने उन्हें कभी भी नहीं दिया। इसी वजह से वो मुजीबुर रहमान से खफा थे। कहा जाता है कि मुजीब की हत्या में भी उन्हीं का हाथ था। जब जिया प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने आर्मी चीफ बनाया इरशाद को, बिना ये जाने कि इसका अंजाम क्या होगा। इतिहास गवाह है कि जिया उर रहमान के साथ भी वही हुआ जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था। कहते हैं कि आर्मी के कुछ दूसरे ऑफिसर्स जिया से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने जिया को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। जब वो चटगांव दौरे पर थे तब अचानक उन्होंने उनके स्वीट पर धावा बोला और जिया को गोलियों से भून कर रख दिया। जिया उर रहमान मारे गए, जिसके बाद उनकी बेगम खालिदा जिया ने पॉलिटिक्स में एंट्री की और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी नाम से एक पार्टी बनाई। अब यहाँ तक बांग्लादेश में दो बड़ी पार्टियां खड़ी हो चुकी थी, जिसमें BAL यानी कि बांग्लादेश अवामी लीग की कमान शेख हसीना, वही BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कमान खालिदा जिया के हाथों में थी। बांग्लादेश की ये दोनों बेगम एक दूसरे से काफी अलग थीं। हसीना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रही थी, जबकि खालिदा ने हमेशा से ही घर संभाला और पति के रहते वो कभी बैंक तक नहीं गई। हसीना डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की वकालत करती थी, तो वहीं अपने पति की तरह खालिदा कट्टरपंथियों का साथ देती। शेख हसीना का आरोप था कि उनके पिता की हत्या में खालिदा के पति जिया उर रहमान का भी हाथ था, तो वहीं खालिदा कहती थी कि उनके पति की हत्या में अवामी लीग का हाथ था। आपस में इतना वैर विरोध होने के बावजूद दोनों में एक बात कॉमन थी, ये दोनों ही बेगम आर्मी रूल के सख्त खिलाफ थी। कहते हैं कि उन्हीं दिनों में अब्दुस सत्तार बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, लेकिन इस बार आर्मी ने एक बार फिर तख्ता पलट कर दिया और आर्मी चीफ इरशाद बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बन गए। बांग्लादेश की जनता तख्ता पलट के इस खेल से तंग आ गई थी। तब पहली बार बांग्लादेश की ये दोनों बेगमें खालिदा जिया और शेख हसीना एक साथ आईं। दोनों ने मिलकर आर्मी की तानाशाही का इतना तगड़ा विरोध किया कि इरशाद को गद्दी छोड़नी पड़ी। हसीना और खालिदा ने मिलकर आर्मी की तानाशाही को खत्म कर दिया, लेकिन 1991 में जब बांग्लादेश में चुनाव हुए तो दोनों के रास्ते फिर से अलग हो गए। शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया की BNP एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी, लेकिन जीत मिली खालिदा जिया को। शेख हसीना ने यह कहते हुए विरोध किया कि खालिदा ने इलेक्शन में फर्जीवाड़ा किया है, लेकिन हकीकत में वो हार गई थी, इसीलिए उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा और 1996 तक खालिदा जिया ने बांग्लादेश पर राज किया। कहते हैं कि इस वक्त में खालिदा और उनकी पार्टी ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को खूब शह दी। उन्होंने उस जमाते इस्लामी पर से बैन हटा दिया जिसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। उनके इस फैसले से बांग्लादेश में रहने वाले दूसरे लोगों में दहशत फैल गई। अब शेख हसीना ही लोगों के लिए इकलौती उम्मीद बची थी, क्योंकि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया ही इसलिए था क्योंकि वो पाकिस्तान से अलग एक सेक्युलर देश बनाना चाहते थे। हसीना भी अपने पिता की तरह बांग्लादेश को एक सेक्युलर कंट्री बनाना चाहती थी। इसीलिए 1996 में जब इलेक्शन हुए तब लोगों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लिए वोटिंग की और उन्हें 146 सीटों पर फतेह मिली। दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस करने के बाद हसीना सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इस तरह पहली बार वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनते ही हसीना ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को रिफॉर्म करने का काम किया। उन्होंने कई सारे आर्थिक सुधार किए, बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बेगमों के बीच तकरार और बढ़ गई। हुआ यूं कि एक साल खालिदा के दिल में आया कि वो 15 अगस्त को अपना बर्थडे मनाए। उन्होंने बड़ा सा केक मंगवाया और उसे काट कर जश्न भी मनाया। लेकिन उनके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में तो उनकी बर्थ डेट 9 अगस्त, मैरिज सर्टिफिकेट में 5 सितंबर और पासपोर्ट में 19 अगस्त थी। इसीलिए हर कोई हैरान था कि आखिर 15 अगस्त को वो अपना बर्थडे क्यों मना रही हैं। लेकिन हसीना सब समझ रही थी।
15 अगस्त वो दिन था जब उनके पूरे परिवार का मर्डर किया गया था। पूरा बांग्लादेश इस दिन राष्ट्रीय शोक मनाता था, लेकिन खालिदा के जन्मदिन मनाने के कारण इन दोनों बेगमों में 36 का आंकड़ा हो गया। 2001 तक ये मनमुटाव चलता रहा और फिर आया इलेक्शन का वक्त। तब खालिदा जिया ने ये मांग की कि एक केयरटेकर सरकार बनाई जाए और उसकी निगरानी में इलेक्शन करवाए जाए ताकि चुनाव में धांधली ना हो सके। दरअसल बांग्लादेश में ये रिवाज था कि जब हसीना जीत जाती तो खालिदा उन पर चीटिंग का इल्जाम लगाती और खालिदा जीत जाती तो हसीना ये इल्जाम लगाती। इसीलिए वहां इलेक्शन से पहले केयरटेकर सरकार बनाई जाती ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। 1996 में इसी तरह केयरटेकर सरकार बनाकर इलेक्शन करवाए गए थे। हसीना ने भी खालिदा की ये डिमांड मान ली क्योंकि उन्हें अपने काम पर भरोसा था। 5 सालों में उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को आसमान पर ले जाने का काम किया था। उन्होंने फॉरेन कंपनीज को बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट किया और सोशल रिफॉर्म के साथ साथ बांग्लादेश का डेवलपमेंट भी किया था। बावजूद इसके उनकी पार्टी आवामी लीग को महज 62 सीटें मिलती है और हसीना इलेक्शन हार जाती हैं। खालिदा ओपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर 4 पार्टी अलायंस बनाती है और 234 सीटों को फतेह करके एक बार फिर वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाती है। कहते हैं कि अब तक दोनों बेगमों की दुश्मनी के किस्से दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे, इसीलिए दूसरे देशों के नेता इनकी दोस्ती कराने में खासा इंटरेस्ट लेने लगे थे। सबसे पहले कोशिश की अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने। हुआ यूं कि अगस्त 2001 में जिमी कार्टर नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स की टीम के साथ बांग्लादेश जाते हैं, जहां उनसे मिलने शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों पहुंची। दोनों को एक साथ देख जिमी ने उनकी बाहें पकड़ी और दोनों का हाथ मिलवाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही टस से मस्तक नहीं हुई। वर्ल्ड मीडिया इस मंजर को देख रही थी, लेकिन दोनों को कोई परवाह नहीं थी। अमेरिका के बाद यूरोप ने दोनों में दोस्ती कराने की बहुत कोशिशें की, लेकिन दोस्ती तो दूर की बात है, उल्टा दुश्मनी बढ़ती गई। हुआ यूं कि खालिदा जिया के पीएम बनते ही शेख हसीना की पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया। उनके खिलाफ ढाका में आवामी लीग की नित नई रैलियां होती। एक दिन इसी तरह की एक रैली में शेख हसीना पर एक ग्रेनेड फेंका गया। हसीना बाल बाल बची, लेकिन रैली में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद आवामी लीग ने रूलिंग पार्टी बीएनपी पर यह हमला कराने का इल्जाम लगाया और संसद का बहिष्कार कर दिया। 2006 तक खालिदा प्राइम मिनिस्टर रहीं, लेकिन जब इलेक्शन आए तो इस बार हसीना केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने पर अड़ गईं। खालिदा केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए राजी भी हो गईं, लेकिन इसका चीफ कौन होगा, इस बात पर दोनों में सहमति नहीं बन पाई। दोनों इस हद तक अड़ गई थी कि इलेक्शन पोस्टपोन करवाने पड़े, जिसका फायदा उठाया बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ फखरुद्दीन अहमद ने। हुआ यूं कि जब फखरुद्दीन अहमद केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ बने, तब दोनों बेगमें अपनी ही लड़ाई में उलझी थी। इसका फायदा उठाकर फखरुद्दीन ने दोनों पर मर्डर, किडनैपिंग और वसूली जैसे ढेर सारे केस ठोककर इन्हें जेल में ठूस दिया। 2008 यानी कि पूरे 2 सालों तक बांग्लादेश में इलेक्शन ही नहीं हुए और केयरटेकर गवर्नमेंट ही सरकार चलाती रही। 29 दिसंबर को फखरुद्दीन ने दोनों को रिहा कर दिया और फिर से इलेक्शन करवाए। इस बार के इलेक्शन में आवामी लीग ने 14 पार्टियों के साथ अलायंस किया था और 299 से 230 सीटों पर जीत हासिल करके उन्होंने सबको चौंका दिया। 6 जनवरी 2009 शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था कि वो केयरटेकर गवर्नमेंट की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगी। सत्ता में आते ही उन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट के रूल को ही खत्म कर दिया। जब इस्लामिक जिहाद के नाम पर मारकाट मचने लगी तो जमात इस्लामी के कई बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया। कहते हैं कि उनके सख्त एक्शन के बाद खालिदा की पार्टी बीएनपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्योंकि 2013 में फिर इलेक्शन हुए और इस बार भी हसीना जीत गईं। कहते हैं कि इसी साल हसीना ने खालिदा को फोन किया। दोनों में 37 मिनट तक बात हुई, लेकिन यह बात कम, लड़ाई ज्यादा थी। दोनों ने बांग्ला में बात की। जब हसीना ने खालिदा से फोन ना उठाने का कारण पूछा तो खालिदा भड़क गईं। इसी बात को लेकर दोनों बहस करने लगी, जिसका ऑडियो वायरल हो गया और दोनों की खूब किरकिरी हुई। खालिदा ने उन पर हमले की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। तब हसीना ने उन्हें 15 अगस्त पर केक काटने की वजह पूछी। खालिदा बोले कि वो उनका जन्मदिन है। तब हसीना ने उन पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को शय देने का आरोप लगाया और 15 अगस्त को जश्न मनाने का आरोप लगाया। दोनों में जबरदस्त तू-तू मैं-मैं हुई।
लेकिन इन तलखियों के बावजूद साल 2015 में शेख हसीना ने खालिदा जिया से दुश्मनी भुलाने की कोशिश की। हुआ यूं था कि जनवरी 2015 में खालिदा जिया के सबसे छोटे बेटे अराफात रहमान कोको का इंतकाल हो गया। कोको मलेशिया में थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दुख जताने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना खालिदा के यहाँ पहुंची, मगर खालिदा ने घर में घुसने तक नहीं दिया। करीब 5 मिनट तक वो दरवाजे पर खड़ी रही, जिसके बाद अंदर से जवाब आया कि खालिदा दवा खाकर सो रही हैं, आप चली जाइए। हसीना वापस लौट गईं, लेकिन खालिदा की इस हरकत ने आग में घी डालने का काम किया। इसके बाद बारी आई इलेक्शन की। खालिदा इस बार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन इससे पहले ही कोर्ट का एक फैसला आ गया, जिसमें उन्हें 10 साल की जेल हुई और उनके इलेक्शन लड़ने पर भी बैन लगा दिया गया। हुआ यूं था कि 72 साल की खालिदा और उनके बेटे तारिक रहमान समेत 5 लोगों पर 1,62,00,000 रुपए गबन का आरोप लगा। ये पैसा जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट को विदेश से दान के रूप में मिला था। इलेक्शन से पहले करप्शन के इस केस में खालिदा को दोषी करार दिया गया और 8 फरवरी 2018 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। खालिदा ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया, लेकिन जब हसीना से इस बारे में पूछा गया तो वो बोली कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनके पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है। कहते हैं कि कोर्ट के इस फैसले के साथ ही खालिदा का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। हालांकि उनकी पार्टी बीएनपी ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गई। इस बार यानी कि 2018 में भी आवामी लीग की जीत हुई और एक बार फिर हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन अब दुनिया की निगाहें बांग्लादेश पर आ टिकी थी। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के पास थी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी ओशन कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है। ये चीन, जापान और कोरिया को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से जोड़ने का एक रास्ता भी था। कारोबार के लिए बंगाल की खाड़ी अहम थी, इसीलिए बांग्लादेश के लिए ये अलादीन का चिराग साबित हुई। बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ साथ ये देश 400 अरब डॉलर की इकोनॉमी भी बन चुका था। यही कारण था कि वक्त के साथ साथ अमेरिका, रूस और चीन ने भी यहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया। जब बांग्लादेश को पद्मा ब्रिज के लिए कहीं से पैसा नहीं मिला तो चीन ने उसे न सिर्फ ब्रिज बनाने का पैसा दिया, बल्कि कई पावर प्लांट और रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी फंडिंग दी। शी जिनपिंग ने बांग्लादेश को 20 अरब डॉलर का कर्जा और देने का वादा किया और उसे सबमरीन भी दी। हसीना सरकार की चीन से बढ़ती नजदीकियां देख अमेरिका हरकत में आया। अमेरिका ने शेख हसीना पर करप्शन और डिक्टेटरशिप के आरोप लगाए और बीएनपी का फेवर लेना शुरू कर दिया। हसीना सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश के लीडर्स और ऑफिसर्स को वीजा देना बंद कर दिया और जानबूझकर उसे डेमोक्रेसी समिट से बाहर रखा। कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन के कुछ समय पहले ही अमेरिकन राजदूत पीटर होस ने बीएनपी नेताओं से मीटिंग की थी, जिसके बाद बीएनपी और जमाते इस्लामी के नेताओं ने हसीना सरकार के खिलाफ जबरदस्त रैली की। इधर शेख हसीना को अकेला पड़ता देख चीन ने उनका साथ दिया। रूस ने इसलिए एंट्री की क्योंकि उसे अमेरिका का विरोध करना था। रूस ने बांग्लादेश को न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार करने के लिए यूरेनियम भी सप्लाई किया और 11 अरब डॉलर का कर्जा भी दिया। रूस और चीन का साथ मिलने से हसीना सरकार एक्शन मोड में आई और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया। यही कारण था कि जब 2024 में बांग्लादेश में इलेक्शन हुए तो पूरा इलेक्शन वन वुमेन शो बनकर रह गया। बांग्लादेश की 3 बड़ी पार्टियों आवामी लीग, बीएनपी और जातीय पार्टी में से बीएनपी ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। जातीय पार्टी इलेक्शन के बाद हसीना को ही सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई और आवामी लीग तो हसीना की थी ही। हालात ये थे कि हर सीट के ताकतवर कैंडिडेट हसीना के सपोर्टर थे। 7 जनवरी को बांग्लादेश में वोटिंग हुई और 8 जनवरी को रिजल्ट्स भी आ गए। 300 सीटों में से 222 सीटों पर आवामी लीग ने जीत हासिल की। हसीना की पार्टी को 41.8% वोट मिले और वो एक बार फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। इलेक्शन को फर्जीवाड़ा बताकर बीएनपी समेत 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे बॉयकॉट किया। उन्होंने 48 घंटे तक चक्का जाम किया और लोगों से वोटिंग ना करने को कहा। बावजूद इसके हसीना सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लगातार चौथी बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या उनका प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए सही है? मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि बांग्लादेश के इन इलेक्शन से ठीक पहले खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भारत को मैसेज किया था
कि वो पुरानी भारत विरोधी नीतियों पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती थी कि इन चुनावों में भारत बीएनपी का साथ दे। लेकिन उन्होंने जमात-ए-इस्लामी से बैन हटाने की भी मांग की, जिसका साफ साफ मतलब था कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की जान खतरे में आ सकती थी। इसीलिए भारत ने उनकी इस रिक्वेस्ट पर कोई गौर नहीं किया, बल्कि अमेरिका को भी बांग्लादेश के इलेक्शन में दखल देने से रोकने की कोशिश की। क्योंकि भले ही हसीना को चीन और रूस का साथ मिला हो, लेकिन वो भारत की भी पक्की दोस्त है। कहते हैं कि जब खालिदा जिया सरकार में थी, तब बांग्लादेश की राजधानी ढाका आईएसआई का अड्डा बन चुका था। यहाँ 35 से भी ज्यादा टेररिस्ट कैंप चलते थे, जिन्हें हसीना ने सरकार में आते ही बंद करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे आतंकवादियों को भारत के हवाले कर दिया था। 2022 में जब वो भारत दौरे पर आई थी, तब उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने हमारी आजादी में कितना बड़ा योगदान दिया है। इससे पहले भी वो इंडिया को बांग्लादेश का टेस्टेड फ्रेंड यानी कि परखा हुआ दोस्त बता चुकी हैं। भारत ने उनके परिवार की और बांग्लादेश की जो मदद की, उसके लिए हसीना हमेशा शुक्रगुजार रहती है। वहीं भारत भी अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश पर निर्भर करता है। मोदी गवर्नमेंट की लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बांग्लादेश बहुत जरूरी है, क्योंकि इन नीतियों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, डिजिटल इंटीग्रेशन, व्यापार, निवेश और एनर्जी कोलैबोरेशन शामिल है। इसीलिए भारत ने डिफेंस इंपोर्ट के लिए बांग्लादेश को $50 करोड़ का कर्जा भी दे रखा है। इन सब के अलावा शेख हसीना एक सेक्युलर लीडर है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। इस बार के इलेक्शन में उन्होंने 14 हिंदू कैंडिडेट्स खड़े किए थे, जिनमें से 12 जीतकर सांसद बने हैं। बांग्लादेश का भविष्य अब हसीना के हाथों में है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये अच्छा हो, क्योंकि दोनों बेगमों के झगड़े में अब तक उनका बहुत नुकसान हो चुका है। बांग्लादेश की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।